Hello students. Now we are moving further in the chapter of entrepreneurship development. Now today's topic is what? Startup India. Today's topic is Startup India, and in a new syllabus, right? This new content has came out with the new information. So आप जैसे जो young students हैं उनको नई जानकारी देने के लिए ये कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये चैप्टर लास्ट ईयर भी ओल्ड सिलेबस में था, बट सिलेबस में जो नई चीज़ें ऐड हुई है वो यहाँ से शुरू हो रही है. अब तक हमने जितना स्टडी किया ना वो सब चीज़ें ओल्ड सिलेबस में था. आज इस लेक्चर से जो भी चीज़ हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ऑल द टॉपिक्स आर न्यू टॉपिक्स. सो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दिस टॉपिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ लुक एट द टॉपिक स्टार्टअप इंडिया. नाउ आपने नाम सुना होगा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया. व्हाट एग्जैक्टली स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मींस? स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया बोथ आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी. स्टार्टअप इंडिया अलग है और स्टैंड अप इंडिया अलग है. इसी टॉपिक के बाद हम स्टैंड अप इंडिया भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल स्टार्टअप इंडिया एग्जैक्टली है क्या? आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड पे यहाँ पर मैंने कुछ स्टार्टअप इंडिया के बारे में लिखा है, बट वो जो भी लिखा ना वो पढ़ने से पहले मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें ध्यान देना. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट स्टार्टअप इंडिया को लाने का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो यूथ है वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आगे बढ़े, लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉयमेंट कंट्री में जनरेट हो. जिससे होगा यूँ कि ज़्यादा मात्रा में लोगों की इनकम बढ़े, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, सो दैट पीपल कैन लिव अ बेटर कंडीशन ऑफ लाइफ. So to consider this particular aspect, Government of India has come up with the concept of a Startup India. Now, in Startup India, let's understand the meaning of this particular concept. A Startup India is defined as, Startup India को define किया जा रहा है, defined as an entity. शब्द entity का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन. सो एंटिटी शब्द का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन. स्टार्टअप इंडिया के तहत उन्होंने क्या कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया. इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया बेसिकली नथिंग बट इट इज द स्कीम, एंड अंडर दिस स्कीम दे वांटेड टू कवर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना के रखा है. उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की एक स्कीम ड्राफ्ट की और उस स्कीम के तहत वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन को इस स्कीम में लाना चाहते थे. उस स्कीम का जो बेनिफिट है वो ये ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते थे. लेकिन ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, तो यही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम यहाँ पर आगे स्टडी करेंगे. एन एंटिटी हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया. स्टार्टअप इंडिया के तहत जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेसेस, जो भी एंटरप्राइजेस आना चाहते हैं ये स्कीम के अंडर में, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होना चाहिए? इंडिया में. इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओरिजिन है, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ से होना चाहिए? इंडिया से होना चाहिए. आगे चलते हैं. विच वॉज ओपन्ड लेस देन 10 years ago. मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. ये जो ऑर्गेनाइजेशन इस स्कीम में जो आ सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ 10 साल से कम की होनी चाहिए. लेस देन 10 years, लेस देन 10 years मतलब 10 साल से कम की उम्र होनी चाहिए. मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको शुरू होके अभी तक 10 साल नहीं हुए, 9 साल हुए, 8 साल हुए, 7 साल हुए, 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, ऐसा. सो स्टार्टअप इंडिया में वो ऑर्गेनाइजेशन आ सकते हैं जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में है. मीन्स दोज ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव स्टार्टेड इन इंडिया. अच्छा, उनकी लाइफ, वो बिजनेस की लाइफ 10 साल से कम की है. लिखा है यहाँ पर विच वॉज ओपन लेस देन 10 years ago. 10 साल लेस देन 10 years ago, बराबर 10 साल के अंदर उसकी लाइफ है. एंड हैज एन एनुअल टर्नओवर. एनुअल टर्नओवर का मतलब उनका क्या? सेल्स. उनका जो सेल्स का वैल्यू है ना, क्या कितना होना चाहिए? लेस देन 100 crores. लेस देन 100 crores मतलब क्या? 100 करोड़ से नीचे उनके एनुअल टर्नओवर्स होने चाहिए.
सो दो चीजें उन्होंने कंडीशन में लगा दी है यहाँ पर, बराबर। यहाँ पर एक वर्ड लिखा था एंड का मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप इंडिया की स्कीम के अंदर आ सकता है। वापस कौन सी दो कंडीशन है? पहले एक्चुअली 3 कंडीशन हो गई। एक तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होना चाहिए? इंडिया में आना चाहिए। देखो यहाँ पर एक तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होना चाहिए? इंडिया में, ये फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो लाइफ है वो 10 साल से कम का होना चाहिए, ये कंडीशन नंबर 2 है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो टर्नओवर है सालाना, एनुअल मतलब 1 साल का जो सेल्स है उसका वैल्यू 100 करोड़ से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 3 कंडीशन है। आई रिपीट इन अ सिंपल लैंग्वेज, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन स्टार्टअप इंडिया विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी कैन इनकॉर्पोरेट। पहले तो एक एंटिटी होना चाहिए। एंटिटी मतलब क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बराबर। नंबर 1 एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। नंबर 2 उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मतलब हेड ऑफिस कहाँ पर होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। नंबर 3 उस ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ 10 साल से कम होना चाहिए। एंड नंबर 4 उस ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल टर्नओवर मतलब एनुअल सेल्स, साल का सेल्स 100 करोड़ से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर ये 4 बातें जिस ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड हो जाती है, दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन कम्स अंडर द स्कीम ऑफ स्टार्टअप इंडिया। वंस अगेन, अ स्टार्टअप is defined as an entity having its headquarter in India। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। उसके बाद आगे क्या लिखा है? was opened less than 10 years ago। 10 साल से कम ईयर्स में वो स्टार्ट हुआ है, ओपन हुआ है। एंड हैज एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 करोड़, और उनका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इफ दिस 4 conditions are satisfied with that organization, then that organization can take the benefit of what? Startup India scheme। Okay, ये स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? यहाँ पर मैंने बोर्ड पे पहले से ही यहाँ पर मैंने 9 ऑब्जेक्टिव्स, राइट, ये स्कीम को ड्राफ्ट करने का, ये स्कीम को लॉन्च करने का, ये स्कीम को स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य क्या है? पहला, ₹10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल। इसका मतलब ये स्कीम के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10,000 करोड़ का फंड डिलीवर करना चाहते थे। ये स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10,000 करोड़ का फंड वो देना चाहता है उस सारे ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर की कंडीशंस को पूरी कर देता है। ये पहला उनका उद्देश्य था, क्योंकि जितना ज़्यादा उनको फंड प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा वो फ्लरिश होंगे, उतना ज़्यादा वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? ग्रो होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा और पूरे कंट्री में खुशहाली का वातावरण बनेगा। नंबर 2, रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस। पेटेंट समझता ना? पेटेंट का मतलब क्या? व्हेन यू डेवलप और व्हेन यू डिस्कवर अ न्यू प्रोडक्ट, जब आप नए प्रोडक्ट को खोज कर लेते हो, जब आप लैब में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जब एक नया प्रोडक्ट आप डेवलप कर लेते हो तो उसका कमर्शियल प्रोडक्शन मार्केट में लॉन्च करने से पहले आपको पहले इंडियन पेटेंट एसोसिएशन के पास जाके आपको उसका क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब आपने जो प्रोडक्ट डेवलप किया वैसा ही प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करे, इसलिए सबसे पहले वो प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद, वो सैंपल डेवलप करने के बाद, वो जो पहला प्रोडक्ट जो आप बना लेते हो लैब में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, दैट फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर्ड विद इंडियन पेटेंट एसोसिएशन के पास। तो उसका जो कॉस्ट था ना पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये स्कीम के अंडर में ऑर्गेनाइजेशन आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट करेगा और उसका जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में अगर आ रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने दीजिए, अगर वो नया डिस्कवर कर रहे थे प्रोडक्ट तो उसका जो पेटेंट का रजिस्ट्रेशन फीस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जो काफ़ी फायदेमंद साबित होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और ओवरऑल कंट्री के लिए भी। थर्ड ऑब्जेक्ट, इम्प्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड टू एंश्योर 90 डेज एग्जिट विंडो। नाउ ये ऑब्जेक्ट क्या है? एक्चुअली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे कि वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते थे, वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर में अगर आ जाता है तो उनका जो बैंक्रप्सी कोड मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट, इसे अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप बने रहोगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी
राइट, डेट को पे करने की, लायबिलिटी को पे करने की बनी रहती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सही तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो अगर आप चाहो तो 90 डेज एग्जिट विंडो भी रखा है। 90 डेज एग्जिट विंडो का मतलब ये हुआ कि आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए और 90 डेज में आप इस स्कीम में से अगर आप निकलना चाहते हो तो आप निकल भी सकते हो। सो दैट वाज अबाउट इम्प्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड टू एंश्योर 90 डेज एग्जिट विंडो। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम माइस्टाइफिंग इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन। इस स्कीम के अंडर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन आता है तो इनिशियल 3 years में, फर्स्ट 3 years में आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर राइट कोई ज्यादा इंस्पेक्शन किया नहीं जाएगा। मीन्स यू कैन डू अ बेटर जॉब राइट विदाउट गवर्नमेंट फियर, यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड यू कैन एक्सपांड योर बिजनेस लाइक एनीथिंग। सो इनिशियल 3 years राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया they will not inspect you right the way in which they wanted to inspect your organization operation. Organization operation मतलब activities of business. So without fear you can expand your business. Next object, freedom from capital gain tax for first 3 years of operation. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप इंडिया स्कीम में है तो इनिशियल 3 years में कोई भी अगर कैपिटल गेन टैक्स अगर कंपनी को हुआ, उस ऑर्गेनाइजेशन को हुआ, उस एंटिटी को हुआ जो स्टार्टअप इंडिया की स्कीम में है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल गेन टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, ये 5 जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। स्टार्टअप इंडिया इज द स्कीम, द स्कीम हैज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनकॉर्पोरेट many small and medium organization, right? And once many organization comes under this scheme, then government achieves certain objectives. There are 9 objectives. Out of 9 we have done 5 objectives. Objective number 1, rupees 10,000 crore startup funding pool. Government of India want to give a benefit up to 10,000 crores to all those organization, to all those entity which comes under the scheme. Number 2, reduction in patent registration fees. Whenever a new organization has developed a new product, and once they develop the new product, that product needs to register first. Then you can go for commercial production. So when you go for registration of your patent, जब आप आपका प्रोडक्ट का जब रजिस्ट्रेशन करने जाते हो इंडियन पेटेंट एसोसिएशन के पास, तब वहाँ पर आपको फीस बहुत ज़्यादा मात्रा में पे करनी पड़ती थी। But suppose if you register yourself in Startup India scheme, then your patent registration fees becomes very less. Number 3, improve bankruptcy code to ensure 90 days exit windows. बैंक्रप्सी कोड और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 90 डेज का एग्जिट विंडो भी रखा हुआ है। सो दोज ऑर्गेनाइजेशन हु वांट टू लीव दिस स्कीम, दे कैन लीव राइट आफ्टर गिविंग नोटिस टू गवर्नमेंट विद इन 90 डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर नोटिस। Freedom from maistifying inspection of first 3 years of operation. If your organization comes under this scheme, so initial 3 years government will not inspect your business operation strictly, because government also knows that you are a new organization, you have came new into the scheme, so it requires little more time to develop yourself. So initial 3 years you are not required to worry about government will give you full freedom. Next, freedom from capital gain tax for first 3 years of operation. First 3 years of operation means after coming into the scheme, initial 3 years you are not required to pay any capital gain tax. Capital gain tax कब होता है? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई एसेट को बेच के प्रॉफिट कमाता है, गुड्स को बेच के नहीं, एसेट को बेच के अगर कोई प्रॉफिट कमाता है, ठीक है ना, तो उस दौरान अगर प्रॉफिट बना तो उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज ए कैपिटल गेन टैक्स। बट इनिशियल 3 years यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? जब आप स्कीम में आते हो तो स्कीम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो जो स्कीम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसे क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसे फॉलो करना होता है ना, उसे बोलते हैं कंप्लायंस। और यहाँ पर क्या लिखा है? सेल्फ ग्लोरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस मीन्स whatever rules and regulations government has framed, those rules and regulations you have to follow, right? Government will not tell you to follow, but you yourself is required to follow. That is why it is written, right? What is written? Self glorification of compliance. Self compliance is necessary. So ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने आपको कहा कि आप खुद ही उसे सेल्फ कंप्लायंस करो, आप खुद ही उसे कंप्लाई करो।
गवर्नमेंट आपसे कंप्लेंट्स नहीं करवाएगा, गवर्नमेंट आप पे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, आपको अपने हिसाब से गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट, टू टारगेट 5 लाख स्कूल्स एंड इन्वॉल्व 10 लाख चिल्ड्रन इन इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स। Startup India scheme has introduced, right, in order to create a habit to become entrepreneurs। ज़्यादा से ज़्यादा जो यंग माइंड्स है ना, उसके अंदर, राइट, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है ना, वो लगाने के लिए, वो डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया। और इस स्कीम का ऑब्जेक्ट ये भी था कि कम से कम इस स्कीम के अंदर 5 लाख, कम से कम टू टारगेट 5 लाख स्कूल्स एंड 10 लाख चिल्ड्रंस, इन लोगों को एसोसिएट किया जाए मतलब क्या, इनको भी इन्वॉल्व किया जाए। मतलब इस स्कीम के तहत अगर कोई भी इनोवेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, इस प्रोग्राम को कम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स को इनवाइट करेंगे, ताकि जो चिल्ड्रंस आएंगे, स्कूल से जो बच्चे आएंगे, राइट, वो बच्चे उस प्रोग्राम को देखें। अब जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली एक हैबिट बनेगा एंटरप्रेन्योर बनने का। तो ये स्कीम का टारगेट है कि कम से कम 5 लाख स्कूलों को शामिल किया जाए और कम से कम 10 लाख मतलब जो स्टूडेंट्स है, चिल्ड्रंस है, उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए, ताकि उनके अंदर धीरे धीरे एक मोमेंटम बने, एक हैबिट डेवलप हो, राइट। किसके बारे में, स्टार्टअप इंडिया के बारे में एक प्रकार से बोलता ना कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है ऑल ओवर द कंट्री। नेक्स्ट, प्रमोट इंडिया अक्रॉस वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब। हब का मतलब क्या होता है, इट्स अ बिग सेंटर। हब का मतलब जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा रहेगा, मतलब एक ऐसा केंद्र बनाया जाएगा जहाँ पर दूर दूर तक हमारे भारत देश का डंका बजता रहे। तो ये पॉइंट ये बोलना चाहता है कि इंडिया को पूरे वर्ल्ड को बताना है। इंडिया वांट टू टेल टू एंटर वर्ल्ड दैट नाउ इंडिया हैज बिकम द हब। इंडिया भारत एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेटर फैसिलिटीज दी जाती है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहता है इस स्कीम के माध्यम से कि वी आर नाउ कमिंग अप विद अ न्यू टैलेंट। सो प्रमोट करना चाहता है इंडिया, राइट, ये स्कीम इंडिया को प्रमोट करना चाहता है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना चाहता है। भारत अपने आप को पूरे वर्ल्ड में रेप्यूटेट करना चाहता है, भारत अपने आप को पूरे वर्ल्ड में, राइट, एक महान बनाना चाहता है स्टार्टअप के मामले में। तो ये स्कीम की वजह से ज़्यादा मात्रा में पूरे दुनिया में इसकी स्कीम के बारे में अवेयरनेस जब क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली इंडिया बिकम द बिग हब, मतलब जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लोग एंटरप्रेन्योर्स बनने आएंगे। एंड लास्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्ड स्टार्टअप ओएसिस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। सी राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर जयपुर में है, राइट। यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक ऐसा सेंटर बनाया जिसको वो लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मैंने आपको ईडीपी में बताया था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, उसी को देखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने भी राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर्स ओपन किए हैं, जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स को पॉलिश किया जाता है, उनको टैलेंट दिया जाता है, उनको स्किल दिया जाता है, उनको मैनेजमेंट सिखाया जाता है, और उनको सारे बिजनेस के दाव पे सिखाए जाते हैं जो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए। तो ये स्कीम का एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि जैसे राजस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर बने हैं ना, वैसे इंक्यूबेटर सेंटर्स बनने चाहिए। तो बिल्ड स्टार्टअप ओएसिस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर्स। Now, so these 9 are the objectives of Startup India. One by one इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, 10,000 करोड़ रुपीस ये क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं इस स्कीम के अंदर। नंबर 2, पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। नंबर 3, बैंक्रप्सी कोड को बेटर बनाना चाहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस स्कीम से अगर निकलना चाहते हैं तो 90 डेज का नोटिस है कि वो निकल सकता है। नंबर 4, शुरुआत के 3 साल में गवर्नमेंट आपके बिजनेस ऑपरेशंस को इंस्पेक्ट नहीं करेगा, ज्यादा एक्शन नहीं लेगा। गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड इनिशियल 3 years योर ऑपरेशन मे नॉट बी इन अ गुड कंडीशन, सो इनिशियल 3 years यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, कैपिटल गेन टैक्स स्टार्टिंग के 3 साल में अगर होता है तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स तब होता है
जब आप कोई एसेट को प्रॉपर्टी को बेच रहे हो तो उस पर आपको प्रॉफिट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस स्कीम के अंडर में है, उनके पास एक लैंड था, मान लो कि 5 करोड़ का लैंड 6 करोड़ में सेल किया, तो 1 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, अच्छा उस पर टैक्स भरना पड़ता है और कैपिटल गेन टैक्स है 30% का। शॉर्ट टर्म का अलग से रेट है और लॉन्ग टर्म का अलग से रेट है, पड़ेगी में आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट वो टैक्स आपको भरने की जरूरत नहीं है। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत जो भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे फॉलो नहीं करवाएगा। गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे, वो सेल्फ कंप्लाई करना है, मतलब सेल्फ फॉलो करना है। टू टारगेट 5 लाख स्कूल्स एंड 10 लाख चिल्ड्रंस, राइट, डिफरेंट इनोवेटेड रिलेटेड प्रोग्राम्स। ये स्कीम अलग अलग इनोवेटेड रिलेटेड प्रोग्राम्स जो भी कंडक्ट करती है उसमें 5 लाख स्कूलों को शामिल करना है और 10 लाख स्टूडेंट्स को शामिल करना है, और इनका लाभ जो है इतने लोगों को होना चाहिए। प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब, पूरे वर्ल्ड में से इंडिया को, भारत को अपने आप को एक हब बनाना है, अपने आप को एक ऐसा केंद्र का स्थान बनाना है जहाँ पर दुनिया से लोग स्टार्टअप सीखने के लिए यहाँ पर आए, ऐसा गवर्नमेंट को बनाना है इस स्कीम के तहत। And last, build a startup oasis as a राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर जयपुर में है, एक ऐसा सेंटर बनाया गया है जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स लोग सीखने आते, समझने आते हैं अपने बिजनेस को कैसे अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चला सके। तो ऐसा ही सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं इस स्कीम के तहत। सो मैं चाहता हूँ कि एक बार ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप इंडिया का वो एक बार रीड किया जाए, और ये जो 9 ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी एक बार रीड करो, राइट। यहाँ पर आपको समझाना वो स्कीम क्या था। एक तो एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। नंबर 3, अच्छा उनका जो लाइफ है शुरू होके ही 10 साल से कम साल होना चाहिए, तो बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, नया ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और उनका सालाना सेल्स टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 100 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप इंडिया स्कीम में आ सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स and knowledge and information explanation of this topic startup India. I hope you understood. Okay, आप इसको एक बार रिवाइज करो।